माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बायोलॉजी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आज आया हूं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाइए और अभी देखिए, जिसके अंदर अपन लोगों ने डिस्कस कर रखा था यार कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी के अंदर क्या करने वाले हैं, बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के जूलॉजी वाले पार्ट क्या है, बॉटनी पार्ट क्या है, सेल्स क्या होती हैं, सेल कितने प्रकार की होती हैं। इतना डिस्कशन हम लोगों ने लेक्चर 1 के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से कर रखा था। ठीक है, तो आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं उसके आगे से। फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं, नाम है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है दोस्त, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो हमारी सीरीज है, ये उन दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या कि आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या कि एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एसएससी जेई में जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वहां से भी आपके साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, जिसमें बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो अपन उसके लिए भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां से भी आपसे साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, यानी कि साइंस का वेटेज है, साइंस से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बात हो बायोलॉजी की या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, तो ये हमारी सीरीज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे वॉच कीजिए कंप्लीट। ठीक है, तो आज अपन अभी तो पहले बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री बारी बारी से करेंगे। ये सिलेबस आपका मोर देन सफिशिएंट होगा उन हर एग्जाम्स के लिए जिनके अंदर भी आपकी बायोलॉजी या साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो अगर अभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया होगा, नहीं दबाया तो अभी दबाओ और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और जैसे भी वीडियो देखने के बाद दिल में जो भी विचार आए ना, आपके दिल में जो विचार उठें तो अपनी इन अल्फाजों के जरिए कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मुझे भी आपके विचार पहुंच जाए और मैं उन विचारों से अवगत हो जाऊं। लेक्चर को स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 2 है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी का, कंटिन्यू करेंगे अपन बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो देखो दोस्त, लेक्चर नंबर 1 के अंदर अपन ने समझा था कि यार पूरी बायोलॉजी के अंदर अपन सिर्फ बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किसकी बात करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर पहला कैरेक्टरिस्टिक था सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने समझ लिया था कि सेल्स एक्चुअली में होती क्या है, ये जो आपकी कोशिका है ये एक्चुअली में है क्या चीज। ठीक है, वो हम लोगों ने उसकी डिफिनेशन समझी थी, और ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाती हैं, पूरा एक सीक्वेंस हमने समझा था। देन समझा था कि यार ये जो सेल होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसी फिर सेल के प्रकार समझने के बाद ये क्या होती है, उनके एग्जाम्पल समझने के बाद, ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने समझा था कि जो एक सेल होती है, फिर कई सारी जो सेल एक छोटी यूनिट होती है, सबसे बेसिक यूनिट। जैसे अगर मैं अपन पदार्थ की बात करें तो जैसे परमाणु होता है, वैसे बॉडी की बात करें तो सेल होती है एकदम छोटी यूनिट। कई सारे जो ग्रुप ऑफ सेल होता है इसको बोलते हैं अपन टिश्यू, कई सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोलते हैं अपन एक ऑर्गन्स, जैसे कि आपका लंग्स हो गया, किडनी हो गया। और दूसरी बात करें, यदि कई सारे ऑर्गन से मिल करके बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, एग्जाम्पल की बात करूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्लेरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे आपके क्या हो गए, ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, अब ये कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के आपकी एक पूरी ऑर्गेनिज्म बनती है, एक पूरी बॉडी बनती है। तो एक बात बताओ यार, ये जो ऑर्गेनिज्म है एक्चुअली में ये ऑर्गेनिज्म होता कितने प्रकार का है? ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता कितने प्रकार है, आज यही कंटिन्यू अपन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें दोस्त। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बता के जरूर जाइएगा कैसा लगा और क्या अच्छा कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में बोलते हैं अपन जीव। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका यूनिसेलुलर, एक होता है आपका मल्टीसेलुलर। हिंदी में बात करूं तो यूनिसेलुलर का मतलब है आपका एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव, और मल्टीसेलुलर का मतलब है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिका का मतलब यह है कि जिसकी पूरी बॉडी एक ही कोशिका से मिलकर बनी हो। समझ रहे हो, पूरी बॉडी एक ही कोशिका से मिलकर के बनी हो, मतलब जिसकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही कोशिका हो, या पूरी बॉडी उसकी सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनी हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका हो गया बैक्टीरिया। अब चूंकि एक कोशिका तो इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा, है ना, बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो आप अपनी इन खूबसूरत आंखों से नहीं देख सकते उनको। तो कैसे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखते हैं क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं अपन, इसलिए इन बैक्टीरिया, इन जीवों को क्या बोलते हैं अपन? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं भाई? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ये तो बात होगी भाई एक कोशिकीय जीवों के बारे में। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों के बारे में। इसका एक एग्जाम्पल और अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्रोटोजोअन्स। ठीक है, क्या होता है भाई? प्रोटोजोआ। ओके, प्रोटोजोआ भी आपका इसी के अंदर आता है।
प्रोटोजोआ एक प्रकार का माइक्रोस्कोपिक जीव है जिससे आपको मलेरिया होता है। ठीक है, सुना है ना मलेरिया का नाम, मलेरिया होता है ना, ये प्रोटोजोआ का कारण होता है, एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण आपको मलेरिया होता है। ठीक है, बात करेंगे आगे अभी। इसके बाद बात करेंगे मल्टी सेल्यूलर की। मल्टी सेल्यूलर कोशिका क्या होती है? जिसके अंदर बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, हिंदी में समझिए इसे, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू मल्टीपल सेल्स। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो किसकी सेल? फंगी की सेल जो होती है, फंगी मतलब होता है कवक। ठीक है, एल्गी की सेल जो होती है, ठीक है, एल्गी। देखो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये एल्गी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का ही विकसित रूप है आपका एल्गी। तो पहले बैक्टीरिया आया धरती पर, बैक्टीरिया का एवोल्यूशन होकर के ब्लू ग्रीन एल्गी बना, देन उसका एवोल्यूशन होकर के आपका एल्गी बना। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया और एल्गी बनने के बीच में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी आया, इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बैक्टीरिया और एल्गी के बीच में। एक नाम से और जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को, साइनोबैक्टीरिया, पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, एल्गी हो गया। कुछ और एग्जांपल्स इसके, जैसे आपका प्लांट हो गया और लास्ट हो गया आपका एनिमल। ठीक है, लास्ट हो गया आपका एनिमल। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। अब बात करो साहब, यहाँ पे ह्यूमन कहाँ है? हम कहाँ हैं? तो हम हैं इस एनिमल के अंदर। ठीक है, हम कहाँ हैं? इस ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं? एनिमल के अंदर। यस, आप जानवर हो, बट कैसे जानवर हो? आप सोशल एनिमल हो साहब। कैसे हो? सोशल एनिमल हो। ठीक है, सामाजिक जानवर हो, आपको रहने सहने का तरीका पता है, खाने पीने का तरीका पता है, पढ़ने लिखने का तरीका पता है, इसलिए आप एक जानवर, सोशल एनिमल हो। ठीक है, सामाजिक जानवर हो। तो ये तो बात होगी भाई किसके? ऑर्गेनिज्म की। यहां से आपकी पहली विशेषता कंप्लीट हो जाती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मतलब सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी जानकारी हम लोगों ने पढ़ ली। अगला टॉपिक है आपका, अगला विशेषता है आपकी, अगला कैरेक्टरिस्टिक है आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हेडिंग डालिएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या है भाई? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य क्या होता है ये समझिएगा। हेडिंग डालिएगा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है आपका प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य क्या होता है भाई ये? देखो इसके बारे में बता दूं, एक प्रकार का ये सेमी लिक्विड, ठीक है, एक प्रकार का सेमी लिक्विड होता है। ठीक है, परमेबल सेमी लिक्विड होता है, बेसिकली परमेबल, पारदर्शी सेमी लिक्विड होता है, अर्ध ठोस होता है, पूरी तरह से ना तो ठोस होता है ना तो पूरी तरह लिक्विड होता है, कुछ पार्ट ठोस होता है, कुछ पार्ट लिक्विड होता है। जो पार्ट, अब इसको अपन दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला होता है इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक होता है इसका इसको बेसिकली अपन प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका साइटोप्लाज्म, क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और दूसरा होता है ऑर्गेनल्स। क्या होते हैं भाई? ऑर्गेनल्स। ठीक है, क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो मैंने बोला ना कि प्रोटोप्लाज्म आपका जीव द्रव्य सेमी लिक्विड है, मतलब कुछ पार्ट लिक्विड है, कुछ पार्ट सॉलिड है। ठीक है, तो जो लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है, लिक्विड वाला पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं अपन? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो आपका सॉलिड वाला पार्ट है, ठीक है, सॉलिड वाला पार्ट है, ठीक है, सॉलिड वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इसके अंदर कुछ वाइटल बॉडीज आती हैं, कुछ जीवित बॉडीज आती हैं, कुछ ऑर्गेनल्स आते हैं। ठीक है, कुछ बॉडीज आती हैं, कुछ जीवित एक्टिविटीज, कुछ जीवित बॉडीज आती हैं, भी समझेंगे आगे क्या होता है। बस समझ लीजिए कि जो सॉलिड वाला पार्ट है आपका वो ऑर्गेनल्स कहलाता है, और जो दूसरा आपका साइटोप्लाज्म है वो लिक्विड वाला पार्ट होता है। जैसा कि आपने प्रोटोप्लाज्म के अंदर पढ़ा कि एक प्रकार का सेमी लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड वाला पार्ट आपका साइटोप्लाज्म हो गया, और जो सॉलिड वाला पार्ट उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। अब इसमें से एक साइंटिस्ट का नाम निकल कर आता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम निकल कर आता है, नाम है जूलियस। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं, जूलियस हेक्सेली। ठीक है, जूलियस हेक्सेली। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है जूलियस हेक्सेली। इन्होंने एक चीज कही थी, क्या कही थी? कही ये थी कि इट इज अ फिजिकल बेसिक लाइफ। हिंदी में बोले तो जीवन का भौतिक आधार है। क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये जीव द्रव्य है, जो आपका ये प्रोटोप्लाज्म है, ये जीवन का भौतिक आधार है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जीवन का भौतिक आधार है,
प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, ऐसा किस साइंटिस्ट ने कहा? आप टिक किसके मार्क के आओगे? जूलियस हेक्जेली ने। ठीक है, किसने कहा था भाई साहब? जूलियस हेक्जेली ने कहा कि जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार है। ओके, अब इसके जनक कौन है? इस प्रोटोप्लाज्म के जनक कौन है? तो जनक का नाम था इसके दुजारदिन। क्या नाम था भाई? दुजारदिन। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या नाम था भाई? दुजारदिन। नामकरण किसने किया? नामकरण मतलब ये जो प्रोटोप्लाज्म टर्म दी है ये किस साइंटिस्ट ने दी? तो नाम था उनका पुरकुंजे। क्या नाम था भाई? पुरकुंजे। ठीक है, पुरकुंजे। स्पेलिंग में लिख देता हूं, पुरकुंजे। ठीक है, पुरकुंजे। और ये थे तुजारदिन। ठीक है, तो जनक कौन है आपके? तुजारदिन है। नामकरण किया पुरकुंजे नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, नामकरण किसने? 3 साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। पहला चीज क्या है आपका? पहला आपको जूलियस हेक्जेली, जिन्होंने कहा कि एक जीवन का भौतिक आधार है। दूसरी चीज जनक कौन है? दुजारदिन। तीसरी चीज नामकरण किसने किया? पुरकुंजे नाम के साइंटिस्ट ने किया। 3 नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। ये तो हो गई आपकी सेकंड टर्म। अभी इनके बारे में पूरा डिटेल्ड में है, इसलिए अपन यहाँ पे सिर्फ बेसिक इंट्रो पढ़ रहे हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर ये सारी चीजें आपकी डिटेल्स के अंदर आने वाली हैं। ठीक है, तो घबराइए नहीं, अभी सिर्फ इतना इंट्रो है। क्लियर? अब बात आती है, कहने का मतलब ये कि यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर आपका प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अदरवाइज तो फिर आप मरते हो, मुर्दा हो। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो। अगला क्या है आपका? अगला है आपका बायोडाइवर्सिटी। क्या है भाई? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? अगली क्लास कैरेक्टरिस्टिक है आपकी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। हेडिंग डालेंगे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, जय क्या होती है भाई? जैव विविधता। क्या है भाई जैव विविधता? बताइए मुझे। जैव विविधता, देखो जो भी यहाँ आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं ना पृथ्वी के अंदर, इस धारा के अंदर आपको जो भी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं उनके अंदर किसी न किसी बेसिस पर विविधताएं पाई जाएंगी। ऐसा कोई जीव नहीं है जो एकदम सेम हो, फोटोकॉपी हो, ऐसे कोई नहीं होते। मतलब विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जीवित लोगों के अंदर वेरिएशन पाया जाता है। ठीक है, जीवित लिविंग थिंग्स के अंदर वेरिएशन पाया जाएगा। लिविंग थिंग्स के अंदर वेरिएशन पाया ही जाएगा। ठीक है, ये कहलाती है आपकी बायोडाइवर्सिटी। और ये जो वेरिएशन होता है ये अलग अलग प्रोस्पेक्ट में हो सकता है। जैसे पहले साइज के बेस पे, पहला साइज के बेस पर, दूसरा शेप के बेस पर, और तीसरा हो सकता है कलर के बेस पर। ठीक है, साइज के बेस पर, शेप के बेस पर। आप देखते हो यार कि एक चींटी कितनी छोटी होती है, एक डायनासोर कितना बड़ा होता है, जबकि है तो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं? है कि नहीं? दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दोनों में कितना अंतर है? तो शेप के बेस में कितना ज्यादा है वो, और वो कितना छोटा है, तो शेप के बेस में ऐसे बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। ऐसे हर जीवों के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज कलर के बेस की बात करूं, साइज में भी ऐसे समझ सकते हो, कोई साइज में कितना छोटा है, कोई साइज में कितना बड़ा होता है। दूसरी बात करूं कलर के बेस पे, तो कलर के बेस की बात करूं तो आप देखते हो कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग सांवले होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा काले होते हैं। ठीक है, तो ये कलर के कारण में भी वेरिएशन यहाँ पाया जाता है। बेसिकली मानव का जो कलर है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मानव का जो आप लोग का कलर है वो एक पिगमेंट के कारण आता है। एक पिगमेंट के कारण आता है, एक पिगमेंट जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, नाम है मेलानिन। क्या नाम है भाई? मेलानिन। यही वो पिगमेंट है जो जिम्मेदार है कि आपकी बॉडी में कौन सा कलर होगा। यदि मेलानिन की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है, इफ मेलानिन की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका कलर ज़्यादा काला होगा। ठीक है, ज़्यादा काला होगा। एक बेसिकली काला रंग देता है। जो लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं उनकी बॉडी में मेलानिन बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं उनकी बॉडी में मेलानिन बहुत कम पाया जाता है, बाकी मेलानिन सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ये जो मेलानिन है, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये जो मेलानिन है आपका, अब चूंकि ये मेलानिन है आपका, ये धूप के साथ क्रिया करके, ठीक है, धूप के साथ क्रिया करके आपको काला रंग देता है। बेसिकली ये जो मेलानिन है, ये जो आपकी सन की रेज आती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ये सन की जो रेस आती हैं, ये इनसे क्रिया करके आपकी बॉडी को एक काला रंग देता है। इसीलिए जहाँ पर सन की रेस ज़्यादा आती हैं, जैसे इक्वेटोरियल रीजन्स में, साउथ अफ्रीका साइड देख लो, इक्वेटोरियल रीजन्स पे है वो, ठीक है, वहाँ डायरेक्ट सन की रेस पड़ती है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा काले होते हैं। दूसरी बात करें यदि अपन ब्रिटेन साइड के, ठीक है, इंग्लैंड साइड के लोगों की, तो वहाँ पर सन की रेस उतनी नहीं पड़ती, वहाँ ज़्यादा ठंडी होती है, तो उनके अंदर भी मेलानिन प्रेजेंट है, बट सन की रेस थोड़ी सी धीरे पड़ रही है, इसलिए उनका बॉडी का कलर थोड़ा सा
लाइट होता है, डार्क नहीं होता, क्योंकि उनका मेलानिन को सन की रेज मिल ही नहीं रही, जिससे उनका काला रंग उतना ज़्यादा निखर के नहीं आता है। ठीक है, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो ये होता है आपका, ओके, आज समझ गई थी चीज़ें। अगला पॉइंट डालेंगे अपन मेटाबॉलिज्म। ये तीसरी विशेषता थी, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक था लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चौथा है आपका, तीसरा था, हाँ तीसरा, सॉरी ये तीसरा था, ठीक है। अब चौथा है आपका मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। हेडिंग डालिएगा मेटाबॉलिज्म। क्या होता है भाई मेटाबॉलिज्म? चौथा है आपका मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हिंदी में बोलते हैं उपापचयन। क्या बोलते हैं? उपापचयन, हाँ, उपापचयन। देखो दोस्त, क्या होता है एक्चुअली कि हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ वाइटल एक्टिविटीज होती हैं। क्या होती हैं? कुछ वाइटल एक्टिविटीज, जिसे बोलते हैं अपन जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं, जैसे आप खाना खाते हो तो खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, आपको एनर्जी मिलती है, वेस्ट पदार्थ बॉडी से बाहर निकल जाता है। एक प्रकार की जैविक क्रिया है। आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, ऑक्सीजन जाता है बॉडी में, सेल के अंदर डिफॉर्मेशन होता है, फिर CO2 बनता है और बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया आपकी बॉडी में चलती रहती है। इसे बोलते हैं अपन वाइटल एक्टिविटीज, ठीक है। ये वाइटल एक्टिविटीज आपकी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म पे होती हैं। किसके अंदर? किस फॉर्म में? केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। किस फॉर्म में होती हैं भाई? केमिकल रिएक्शन फॉर्म में होती हैं। और हो किसके अंदर रही है केमिकल रिएक्शन? एक लिविंग बॉडी के अंदर। किसके अंदर? एक लिविंग बॉडी के अंदर। किसके अंदर हो रही है भाई ये केमिकल रिएक्शन? हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। तो किसके अंदर हो रही है? एक लिविंग बॉडी के अंदर, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? बायो बोलते हैं। अगर कोई लिविंग बॉडी है तो बायोस दिखाते हैं, इसलिए अपन इस पूरी केमिकल रिएक्शन को बोल देते हैं अपन बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोल देते हैं भाई? बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोल देते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। अब बॉडी के अंदर ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, ये बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। समझते जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन है बॉडी के अंदर, ये दो प्रकार की होती हैं। पहली आपकी होती है एनाबॉलिज्म, ठीक है। पहली होती है आपकी एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है आपकी कैटाबॉलिज्म। ध्यान से सुनना, ठीक है। कैटाबोलिज्म, ठीक है। पहला है आपका एनाबॉलिज्म और दूसरा है आपका क्या? कैटाबॉलिज्म। अब ये क्या होता है एक्चुअली में? देखो थोड़ा समझते हैं, पहले समझते हैं कैटाबॉलिज्म को, फिर समझेंगे अपन एनाबॉलिज्म को। देखो दोस्त, क्या होता है एक्चुअली कैटाबॉलिज्म में? होता क्या है कि जो भी आप खाना खाते हो या कि कोई भी जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटता है। सिंपल सा कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ये है कि कोई भी जटिल पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में सरल पदार्थों में टूटता है। ठीक है। सरल पदार्थों में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लेता हूँ कि आपका एक जटिल पदार्थ है और ये किस में टूट जाएगा? आपका सरल पदार्थों के रूप में टूट जाएगा। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। किसके प्रेजेंट के अंदर? O2 यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पीछे चलते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे। जैसे मान लो दोस्त, आपने खाना खाया, ठीक है। खाना के साथ आपने दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाया खा लिया। अब जैसे आपने खाना खा लिया तो वो खाना एक जटिल फॉर्म के अंदर है। किस फॉर्म के अंदर भाई? जटिल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। जटिल फॉर्म के अंदर है। अब बॉडी को क्या आपको खाना चाहिए? नहीं, बॉडी को डायरेक्टली आपके चाहिए एनर्जी। यदि आपको खाना ना खाना हो और आपको इंजेक्शन से एनर्जी देते रहें, आपकी बॉडी को इंजेक्शन से एनर्जी देते रहें, तो आपको खाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को चाहिए क्या? बॉडी को एनर्जी चाहिए, चाहे वो एनर्जी आप कहीं से दे रहे हो। तो बॉडी को मोस्टली चाहिए एनर्जी। आप खाना खाते हो, खाने के रूप में एनर्जी लेते हो। चूंकि अब खाने के अंदर आपका क्या क्या चीज़ें है? खाने के अंदर मतलब है कि जैसे आपने दाल चावल रोटी सब्जी खाई तो इसी के अंदर आपके विटामिन भी हैं। क्या है भाई? विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी है, ओके, और प्रोटीन्स भी हैं और मिनरल्स भी हैं, ठीक है। जो आपकी बॉडी को चाहिए वो सारा कुछ आपके इस फूड के अंदर रखा हुआ है, इस फूड के अंदर है। लेकिन अब इस फूड के अंदर है, अलग अलग नहीं है। बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को सरल फॉर्म पे चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलेगी आपके इन चीज़ों से। ये जो आपके मिनरल्स हैं, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट, बॉडी को इनसे एनर्जी मिलने वाली है। और ये किसके अंदर कंटेंस है? ये आपके फूड के अंदर। तो फूड को पहले तोड़ना पड़ेगा, बात सही है। फूड को पहले सरल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा ताकि आपकी एक विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें अलग अलग हो जाएं, ठीक है। तो इनको तोड़ने के लिए
आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट एंजाइम्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट एंजाइम्स हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस फूड को जटिल से सरल फॉर्म में तोड़ देते हैं और आपका विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है आपकी कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है, क्या कहलाती है? कैटाबोलिक प्रोसेस। और इस प्रकार जटिल का सरल फॉर्म में टूटना क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म। क्या कहलाता है दोस्त? कैटाबोलिज्म कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, मुझे एक बात बताओ, आपकी बॉडी में विटामिन अलग हो गया, कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, प्रोटीन अलग हो गया, मिनरल्स अलग हो गए, जो थे आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकल चुका है। बॉडी में बचा क्या? आपके विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें बची, जो चीज़ उसमें वसा भी था, सब कुछ था, ये सारी चीज़ें आपकी बची। अब मुझे एक बात बताइए, आपकी बॉडी को क्या ये चीज़ें चाहिए? नहीं, बॉडी को तो एनर्जी से मतलब है ना। अभी सरल फॉर्म के अंदर है, तो एक बार फिर ये सारी चीज़ें, ठीक है, एक बार फिर आपकी सारी चीज़ें मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें फिर से सिंथेसिस होंगी। क्या होंगी? इनका दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इनका सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस मतलब फिर से ये बनेंगी। अभी सरल फॉर्म में टूट चुकी है, फिर से जटिल फॉर्म पे कन्वर्ट होंगी। किस फॉर्म में? जटिल फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगी? अब ये कन्वर्ट होंगी एटीपी के फॉर्म में, क्योंकि बॉडी लेती है एनर्जी, और वो एनर्जी किस फॉर्म पे लेती है? एटीपी के फॉर्म पे। एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये होता है आपका एटीपी का फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो बॉडी को एनर्जी चाहिए किसके फॉर्म पे? एटीपी के फॉर्म पे, ठीक है। और वो अब एटीपी कहाँ से किसमें एनर्जी, जो एक्चुअली एटीपी के फॉर्म पे किसमें कन्वर्ट हो रही है? ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जो आपका विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, एक बार इनका फिर सिंथेसिस होगा, ये फिर से जटिल फॉर्म में कन्वर्ट होंगी और क्या बनाएंगी? ऊर्जा बनाएंगी, एनर्जी बनाएंगी, और बॉडी फाइनली यहाँ से आपकी एनर्जी लेगा, ठीक है। बॉडी फाइनली आपकी यहाँ से एनर्जी लेगा, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये प्रोसेस पहले आपने खाना खाया तो जटिल फॉर्म में था, वो टूटा सरल फॉर्म में। सरल बोले तो किस फॉर्म में? सरल बोले तो आपका विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब चीजें अलग हो गई, वेस्ट मटेरियल आपका बाहर हो गया। इसके बाद ये जो आपका था, अब बॉडी को तो एनर्जी चाहिए थी, तो ये फिर से एक बार जटिल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगा, एनर्जी के रूप में परिवर्तित होगा, और वो एनर्जी लेता है बॉडी एटीपी के फॉर्म पे, है ना। तो एक बार फिर सिंथेसिस होगा। तो ये जो सरल से जटिल फॉर्म में बनने की प्रक्रिया है, यह कहलाती है आपकी एनाबोलिज्म। क्या कहलाती है? एनाबोलिज्म। पहले जटिल से सरल में टूटना कैटाबोलिज्म, फिर सरल से जटिल में कन्वर्ट होना एनाबोलिज्म, ठीक है, ठीक है। ये कहलाती है आपकी एनाबोलिज्म। और एनाबोलिज्म से आपको बॉडी क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, बेसिकली पोषण मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। और ये प्रोसेस आपकी साथ साथ चलती रहती है। तो जटिल से सरल में टूटना कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है, और सरल से फिर जटिल में कन्वर्ट होना आपका एनाबोलिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलिज्म, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनाबोलिज्म। ये बॉडी में लगातार साथ साथ चलती रहती है। मतलब आपने खाना खाया तो जटिल से सरल में टूटेगा, सरल से एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मतलब फिर जटिल में कन्वर्ट हुआ, और वो प्रोसेस लगातार दोनों साथ साथ चलती रहती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस कंबाइंड रिएक्शंस को बोलते हैं अपन मेटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबोलिज्म। और ये जो प्रोसेस होती है जटिल से सरल में टूटने की, यह होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसे ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। आई थिंक आपके समझ में आ चुकी होगी। अब इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। मैं इसके एग्जांपल्स दिखा देता हूं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स के अंदर जैसे कि कैटाबॉलिक प्रोसेस किसके अंदर होती है, कौन सा रिएक्शन कैटाबॉलिक प्रोसेस को दिखाता है, ठीक है, और कौन सा आपका एनाबॉलिज्म को। तो देखो एनाबॉलिज्म के अंदर जो एग्जाम्पल है, उससे एनाबॉलिज्म प्रोसेस से आपके द्वारा आपको न्यूट्रिशन मिलता है। क्या मिलता है भाई? न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ओके। आपको क्या मिलता है? पोषण मिलता है। तो पोषण किसका एग्जाम्पल है? आपका एनाबॉलिज्म का है। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या एग्जाम्पल है? कैटाबॉलिक के अंदर आता है आपका रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या है आपका? रेस्पायरेशन, दूसरा आपका डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक है, DION, ठीक है, डाइजेशन, ओके। एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन। ये सारे आपके कौन से हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं। नहीं दिख रहा, ठीक है। एक्सक्रीशन लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से बाहर निकालना। तीसरा पॉइंट है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो
कैटाबोलिक प्रोसेस के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए आपकी? रेस्पायरेशन, श्वसन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एक्सक्रीशन। तो तीनों आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। एनाबोलिज्म के अंदर का एग्जाम्पल है आपका पोषण। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ना, यदि आपकी बॉडी के अंदर सही तरीके से आपको ऑक्सीजन नहीं मिले तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस रुक जाती है, मतलब आपकी जो आपने जो खाना खाया वो पूरी तरह से पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होता मतलब आपको एनर्जी नहीं मिलती, बोलते हैं ना हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो गया। मेटाबॉलिज्म खराब हो गया मतलब क्या? मेटाबॉलिज्म खराब हो गया मतलब कि आपका जो जटिल से सरल में नहीं टूटा, वहाँ से आपका फिर से सिंथेसिस होकर एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं, मतलब आपको एनर्जी नहीं मिल रही है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है ना तो आपकी सारी हवा निकल जाती है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये होता है आपका मेटाबॉलिज्म। आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपकी 4th क्लास कैरेक्टरिस्टिक थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका रेस्पायरेशन। ऐसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रोसेस है आपका रेस्पायरेशन। आप लोगों ने एक चीज़ तो पढ़ लिया कि रेस्पायरेशन एक प्रकार का कैटाबोलिक प्रोसेस है। आगे बात समझ में, रेस्पायरेशन क्या है? एक प्रकार का कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, ये बातें आप तो समझ चुके हो, नहीं समझे हो? समझ चुके हो। ठीक है, रेस्पायरेशन आपका एक प्रकार का कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अगला कौन सा है? 5वां नंबर है। 5वां क्लास विशेषता है आपकी रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन। ओके, ठीक है, रेस्पायरेशन हिंदी में बोले तो उसको क्या बोलते हैं अपन? श्वसन। क्या बोलते हैं भाई? श्वसन बोलते हैं। होता क्या एक्चुअली? देखो, श्वसन के अंदर आप लोग सांस क्यों लेते हो? सांस आप लोग इसलिए लेते हो ताकि आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस सही तरीके से हो सके और आपकी बॉडी के अंदर सेल का डिफॉर्मेशन हो सके और नई सेल आसानी से बन सके, इसलिए आप सांस लेते हो। ठीक है, बात सही है। जब आप सांस लेते हो तो ये जो सांस है आपकी जाके पहले लंग्स के अंदर जो एल्वोलीज प्रेजेंट है उनमें जाकर के भर जाती है। वहाँ से फिर आपका ऑक्सीजन ब्लड आता है और ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट एक आपकी कार्पेसल्स है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेसल्स, लाल रक्त कणिका, ये उस ऑक्सीजन को अपने साथ बॉन्ड कर लेती है, बॉन्डिंग के साथ बॉन्ड बना लेती है उस ऑक्सीजन के साथ और उसे पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा देती है, बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देती है। और ये ऑक्सीजन सेल का डिफॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेल का डिफॉर्मेशन होता है, नई सेल बनती है, आपके खाने का डाइजेशन होता है और फिर ये जो ऑक्सीजन है ये किसमें? CO2 में कन्वर्ट हो जाती है और फिर से वापस बॉडी से निकाल दी जाती है और फिर आप सांस लेते हो। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन श्वसन। ठीक है, प्रोसेस क्या बोलते हैं? श्वसन। केवल सांस लेना और सांस निकालना श्वसन नहीं है। श्वसन क्या है? श्वसन है कि आपने जो सांस ली वो ऑक्सीजन गई, फिर उसकी उपस्थिति में खाने का डाइजेशन हुआ, मतलब आपका जो जटिल फॉर्म में खाना था वो सरल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और आपको एनर्जी मिली। ठीक है, फिर इसके बाद आपने CO2 छोड़ा। तो ये पूरी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? रेस्पायरेशन। समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो रेस्पायरेशन के अंदर क्या लिखना है? एक प्रकार की कैटाबोलिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है भाई? कैटाबोलिक प्रोसेस है। पहली चीज तो ये समझ लो, एक प्रकार की कैटाबोलिक प्रोसेस है। दूसरी चीज क्या समझना है इसके अंदर? दूसरी चीज क्या समझना है कि इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली में कि आपका मान लो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फूड है जो, या कॉम्प्लेक्स मैटर है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कोई भी चीज़ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर है, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सिंप्लेक्स फॉर्म के अंदर। सिंप्लेक्स फॉर्म के अंदर, सिंप्लेक्स फॉर्म बोले तो सरल पदार्थों में, सरल परमाणुओं में टूट जाएगी। ठीक है, सरल परमाणु के अंदर टूट जाएगी। ओके, सरल परमाणु के अंदर टूट जाएगी। किसके प्रेजेंस के अंदर? O2 के अंदर। O2 कहाँ से मिलती है आपको? जो आप ब्रीथिंग करते हो, जो आप सांस लेते हो, यहाँ से आपको O2 मिली। सरल पदार्थों में टूट जाती है और इसके बाद आपको यहाँ से क्या मिलती है? बेसिकली एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ओके, एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? ये प्रोसेस आपकी कहलाती है रेस्पायरेशन। क्या कहलाती है? रेस्पायरेशन। सिंपल फॉर्म के अंदर किस किस फॉर्म में टूटता है आपका? ये तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, जब सिंपल फॉर्म के अंदर टूटता है तो पहला तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो गया आपका। ठीक है, दूसरा प्रोटीन्स के बाद आपका विटामिन्स बन गए। ठीक है, विटामिन हो गया या मिनरल्स हो गए, मिनरल्स हो गए। इस फॉर्म के अंदर आपकी कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर आपके कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर एक बार ये सिंथेसिस हो करके क्या बनाते हैं? ATP के फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, ATP के फॉर्म पे एनर्जी बनाते हैं और आपको बॉडी को एनर्जी मिलती है। बेसिकली क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। क्या मिलता है भाई? न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है आपकी, पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? श्वसन बोलते हैं। एक प्रकार कैसी प्रोसेस है आपकी? कैटाबोलिक प्रोसेस है। याद रखिएगा, समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए, सही है। ओके, अब अगला है आपका, ठीक है, आई थिंक ये लेक्चर अब थोड़ा लॉन्ग हो रहा है तो
कंटिन्यू करेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक लेक्चर और आएगा इस चैप्टर के अंदर आपका, ठीक है, और फिर इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट साइंस की सीरीज के लिए नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, स्टार्ट करेंगे।